Hey guys, welcome back to the channel. I hope you all are doing absolutely fine. And today we are going to talk about types of mutual fund. Yes, types of mutual fund. एक स्टेप आगे जा रहे हैं हम म्यूचुअल फंड की सीरीज़ के अंदर, फ्रॉम बिगिनर टू प्रो लेवल की तरफ इन्वेस्टमेंट कैसे करी जाती है म्यूचुअल फंड्स में, उसकी उस सीरीज़ को जो हमने स्टार्ट करा है म्यूचुअल फंड्स की, उसमें एक स्टेप और क्लोज़र। तो हमें आज ये समझने को मिलेगा कि म्यूचुअल फंड्स किस टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, और उनमें इन्वेस्टमेंट का क्या टाइम होराइज़न होना चाहिए या क्या बाकी सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो हम उसके बारे में आज बात करेंगे। और अगर आपने पुरानी म्यूचुअल फ़ंड की जो फर्स्ट वीडियो थी वो आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके चेकआउट करिए, मैं आपको लिंक दूंगा। प्लीज़ जाके आप उस वीडियो को देखिए सो दैट आपको बेसिक से पता चले कि हम जो ये सीरीज़ चला रहे हैं ये कैसी है। एंड वन मोर अनाउंसमेंट गाइस, इस फ्राइडे से हम क्वार्टरली रिज़ल्ट एनालिसिस वीडियोस भी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि रिज़ल्ट सीज़न है भाई। तो रिज़ल्ट आप सबको जानने की बहुत इच्छा होती है कि क्या रिज़ल्ट आ रहे हैं कंपनीज़ के, जो टॉप कंपनीज़ होंगी जो वीक टू वीक रिज़ल्ट्स अपने अनाउंस करेंगी। एवरी फ्राइडे हम आपके लिए वो भी लेकर आने वाले हैं। तो क्वार्टरली रिज़ल्ट एनालिसिस भी आपको हेल्प करेगा एक बेटर इन्वेस्टमेंट गाइड की तरह। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इक्विटी म्यूचुअल फंड, नंबर वन म्यूचुअल फंड इज़ इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है? इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर फंड मैनेजर्स हमारे द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। अब जो ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं, हम चाहें तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, जैसा कि स्टॉक्स के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये हम कर सकते हैं। बट स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें बहुत रिसर्च खुद करनी पड़ती है, काफ़ी एनालिसिस करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन करने पड़ते हैं चीज़ों को लेकर। बट यहाँ इक्विटी म्यूचुअल फंड के साथ हमें ये एडवांटेज है गाइस कि जब हम पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं, उस पैसे को फंड मैनेजर्स जो प्रॉपरली एक टीम के साथ काम करते हैं, प्रॉपर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं, प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, वो इसको मैनेज करते हैं पैसे को, और वही इसका बाइंग एंड सेलिंग करते हैं इसके अंदर। तो हमें यहाँ पे ये एक एडवांटेज हो जाता है कि जो भी हम फंड अपना ऐड करते हैं वो एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट के थ्रू यूटिलाइज किया जाता है। अब जो वो मैनेजमेंट है वो उसको किन शेयर्स में डालना है वो देखती है एज़ पर सेबी गाइडलाइंस। ठीक है, एमफी और सेबी की गाइडलाइंस हैं कुछ की एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और यहाँ पर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हर कैटेगरी का जो इक्विटी के अंदर अलग अलग कैटेगरीज हैं और हर कैटेगरी के अंदर जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं कि वो कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं और कहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक कैटेगरी है लार्ज कैप फंड्स की, तो उसके अंदर एक मेजर चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप फंड्स के अंदर ही जा सकता है। दूसरी कैटेगरी हो जाएगी अगर स्मॉल कैप फंड्स की, तो उसमें मेजॉरिटी चंक स्मॉल कैप फंड के अंदर, स्मॉल कैप शेयर्स के अंदर ही जाएगा। तो इस तरीके से फंड मैनेजर्स को जो एमफी और सेबी की गाइडलाइंस होती हैं उसके तहत इन फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना होता है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड सिंपल लैंग्वेज में अगर आप किसी को समझाना चाहते हैं तो बता दीजिए कि भाई इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर हम निवेश करते हैं तो वो पैसा फंड मैनेजर्स अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और अलग अलग कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग जो हमने चूज़ करी हैं उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब मैं कुछ कैटेगरीज़ की बात कर लेता हूँ। इक्विटी म्यूचुअल फंड की कुछ सब कैटेगरीज़ जो हैं उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो अगर मैं कैटेगरीज़ की यहाँ बात करता हूँ तो सबसे पहला आता है लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड, जैसा कि हम सब जानते हैं कि लार्ज कैप फंड टॉप 50 टॉप 100 कंपनीज़ जो लिस्टेड हैं मार्केट में वो होती हैं लार्ज कैप, ब्लू चिप जिन्हें हम कहते हैं। तो ये कंपनीज़ होती हैं, इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करा जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि आप इनको नोट करते जाइए या वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी है। ठीक है, तो लार्ज कैप फंड के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको 10 ईयर का गोल होराइज़न अपना रखना चाहिए कम से कम, ताकि आपका अमाउंट एक सब्सिक्वेंटली ग्रो कर जाए और आपको अच्छा रिटर्न मिले। देखिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप आ रहे हैं तो मतलब आप एटलीस्ट 8 से 10 साल का सोच कर आइए। इससे पहले अगर आप पैसा निकालते हैं तो हो सकता है मार्केट की वो साइकिल प्रॉपरली मूव ना हो और आपको रिटर्न्स ना बने। बहुत बार लोगों को रिटर्न्स बनते हैं, जैसे लास्ट कोविड आया था, कोविड के अंदर मार्केट बहुत नीचे चला गया और एकदम से अच्छा रिटर्न दे दिया, तो वहाँ पे वो एक एक्सेप्शन है, वहाँ रिटर्न बना है।
बट मार्केट के अंदर अगर आप इक्विटी फंड के अंदर पैसा डाल रहे हैं और उसमें भी लार्ज कैप के अंदर पैसा डाल रहे हैं तो आपको 10 साल के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप इसको बार बार डालेंगे निकालेंगे पैसे को तो ये ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ठीक है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट होराइजन आपका 10 ईयर्स का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा लार्ज एंड मिड कैप फंड। अब इसमें कुछ पोर्शन लार्ज का होगा, कुछ पोर्शन मिड कैप का होगा। ठीक है, जैसे लार्ज कैप फंड्स में तो एंटायरली लार्ज कैप फंड्स के ऊपर फोकस होता है। ठीक है, यहाँ पर लार्ज एंड मिड दोनों सेगमेंट के जो स्टॉक्स होंगे उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट का फोकस रहता है। और इसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका जो टाइम होराइजन होना चाहिए वो 10 से 12 साल या 10 से 15 साल के बीच का होना चाहिए। क्योंकि देखिए मिड कैप फंड्स भी जो होते हैं उन कंपनीज़ को भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो होना पड़ता है और तब वो जब अच्छे रिजल्ट्स देते हैं उसके अकॉर्डिंग ही उनका शेयर प्राइस भी मूव करता है। जैसे मैंने आपको बोला इक्विटी फंड्स के लिए 8 to 10 ईयर्स आपको मिनिमम सोचना है, लार्ज के लिए 10 ईयर्स और लार्ज एंड मिड जो यहाँ पे मैंने आपको बताया उसके लिए आपको 10 to 12 या 15 ईयर्स तक का होराइजन लेकर चलना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं मिड कैप फंड्स की। इसमें कोर जो इनका इन्वेस्टमेंट का फोकस होता है दैट इज़ ऑन मिड कैप फंड्स। ये मिड कैप फंड्स के ऊपर ही फोकस करते हैं और जो मिड कैप फंड्स हैं उनके लिए आपको टाइम होराइजन एटलीस्ट 12 to 15 ईयर्स का रखना चाहिए। 12 से 15 साल का होराइजन रखें या 15 साल का भी अगर आप रखेंगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि कंपनीज इसी टाइम पीरियड के अंदर ग्रो करती हैं। तो जो भी आप म्यूचुअल फंड को चूज़ कर रहे हैं उसमें 15 साल का अगर आप इन्वेस्टमेंट होराइजन अपना रखते हैं तो कोई इशू नहीं है। मिड कैप फंड्स के अंदर आपको यहाँ पर एक सब्सिक्वेंट और बहुत ईजीली रिटर्न बन के मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मॉल कैप फंड की। अगला फंड है स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड जो होते हैं ये छोटी कंपनीज होती हैं मिड कैप से भी, तो यहाँ पर भी जो ग्रोथ होती है ये थोड़ी सी स्लोली होती है, बट इनके रिटर्न्स भी आपको जैसे कंपनी ग्रो करती जाएगी उसके साथ साथ आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, अब छोटी कंपनी है तो बिजनेसेस भी जो उनके होते हैं, छोटी जब मैं बोल रहा हूँ गाइज मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि ये मार्केट कैप के अकॉर्डिंग मैं छोटी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें आप कि जो ये स्मॉल कैप कंपनीज़ होती हैं इनकी मार्केट कैप मिड कैप और लार्ज कैप से काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तो जब ये कंपनीज क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो करती हैं, फॉरेन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर्स, हम जैसे इन्वेस्टर जब उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो ये कंपनी ग्रो करना स्टार्ट करती हैं। इनमें देखिए स्मॉल कैप के अंदर एक चीज़ है, हमने कई बार देखा होगा डायरेक्टली स्टॉक इन्वेस्टमेंट के अंदर भी, कि स्मॉल कैप शेयर्स के अंदर रिटर्न्स अगर आते हैं तो बहुत ज़बरदस्त आते हैं और करेक्शन जब आती है तो वो भी बहुत ख़तरनाक करेक्शन आती है। तो इसको हमें ध्यान रखना है कि गाइस हमें अगर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमें बहुत पेशेंट रहना पड़ेगा, इन कंपनीज़ को ग्रो होने का टाइम देना पड़ेगा। और हमें रोज़ अगर हम चेक करते रहेंगे तो आई थिंक बहुत सारे लोग पैनिक कर जाते हैं कि अरे मेरा फ़ंड तो बढ़ नहीं रहा है, मैं क्या करूं, मैं इसको निकाल दूं, मैंने गलत फंड में पैसा डाल दिया, मैं कहीं और डाल दूंगा, मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो ये सब होता है। ठीक है, तो आप एक काम करें, यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं तो लॉन्गेस्ट होराइजन आपको रखना चाहिए 20 ईयर्स का। 15 से 20 साल का अगर आप होराइजन रखते हैं डेफिनेटली आप बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ पा सकते हैं। देखिए रिटर्न्स की ग्रोथ बहुत चीज़ों पे लिंक करती है, जैसे इकोनॉमी की क्या ग्रोथ चल रही है, सब्सिक्वेंटली हमारी जियो पॉलिटिकल कंडीशंस क्या हैं, कहीं वॉर तो नहीं हो गई कंट्री की, या कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो जब भी आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में किसी भी जगह पे निवेश करते हैं तो इन चीज़ों का आप बिल्कुल ध्यान रखें कि आपके रिटर्न्स सिर्फ और सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट से लिंक नहीं है कि मैंने यहाँ इन्वेस्ट कर दिया तो मुझे यहाँ रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, आई होप आप क्लियर आपको होता जा रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ। देन एक फंड आता है जिसे कहते हैं मल्टी कैप फंड। जी, मल्टी कैप फंड क्या होता है? मल्टी कैप फंड होता है कि इसके अंदर अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन के जो फंड्स होते हैं उनका कुछ कुछ पोर्शन हम इन्वेस्ट कर पाते हैं। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लार्ज कैप फंड जो होते हैं उसमें लार्ज कैप में जाता है, मिड कैप में मिड कैप में जाता है, स्मॉल कैप में स्मॉल कैप में जाता है। मल्टी कैप फंड्स में क्या होता है, थोड़ा पोर्शन लार्ज का, थोड़ा पोर्शन मिड कैप का एंड थोड़ा पोर्शन स्मॉल कैप का। इस तरीके से हमारे जो फंड्स होते हैं वो यूटिलाइज होते हैं। उसके अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट जाता है वो डायरेक्टली किसी एक कैपिटलाइजेशन की तरफ नहीं जाता है, उसमें लार्ज कैप भी होता है, मिड कैप भी होता है, स्मॉल कैप भी होता है। तो ये तीनों को यूज़ करता है मल्टी कैप फंड। तो इसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगेन होराइजन आपको यहाँ पे 10 साल से कम का नहीं रखना है। 10 साल एंड अबव में आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई इशू आपको ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि इसमें लार्ज कैप भी है, मल्टी कैप भी है
एंड स्मॉल कैप भी है। तो आप 10 ईयर्स से कम मत रखिए, 10 ईयर्स से ऊपर अगर आप रखते हैं तो कोई इशू नहीं है। देखिए ये जो भी मैं आपको इन्वेस्टमेंट होराइजन बता रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंगली आप अपने गोल डिसाइड कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे गोल डिसाइड करने में प्रॉब्लम होती है कि यार मेरा कौन सा ऐसा गोल है जो इस टाइम पे होगा। मान लीजिए आपको 10-15 ईयर्स डाउन द लाइन घर लेना है, तो आप उसके लिए इन्वेस्टमेंट इन फंड्स के अंदर कर सकते हैं। आपको तब जाके अपना कोई कार लेनी है, कोई आपने वेकेशन प्लान करी है, वर्ल्ड टूर प्लान करा है, अगर आपने बच्चों की एजुकेशन प्लान करी है, उनकी शादी प्लान करी है, या इस टाइप से आपने कुछ भी प्लान करा है, तो आप इनके अंदर इन्वेस्टमेंट छोटा छोटा चंक करते जाइए, सो दैट आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली ग्रो होती रहे। ठीक है। देन आता है ELSS फंड। गाइस ELSS फंड क्या होता है? ELSS फंड जो होता है वो होता है टैक्स सेविंग फंड। इसमें 1.5 लाख तक की आपको टैक्स की रिबेट मिलती है, प्लस 3 साल का इसमें लॉक इन पीरियड होता है। अब देखिए ELSS फंड जो है वो टैक्स सेविंग तो है ही, बट यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको नोटिस में आपके लाना चाहता हूँ कि ELSS फंड जैसे 3 साल का लॉक इन पीरियड रखता है, बहुत सारी जगहों पे लॉक इन पीरियड बहुत बड़ा है। आप PF देखिए, आप NPS देखिए, आप अपना NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट देखिए, इन सब के अंदर जो टैक्स सेविंग तो आपको मिलती है, लेकिन इनके अंदर कहीं ना कहीं आप देखिए तो लॉक इन पीरियड का इशू है। इनका लॉक इन पीरियड गाइस बहुत बड़ा है। अगर आप देखें तो इनका जो लॉक इन पीरियड है उसमें सबसे कम अगर देखा जाए तो 5 साल का लॉक इन पीरियड आता है, वो भी NSC का है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का। उससे कम आई डोंट थिंक किसी का है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। अगर यहाँ पे मैं जितना मुझे याद आ रहा है मेरे हिसाब से NSC ही है सबसे कम। लेकिन ELSS को अगर आप देखते हैं सिर्फ 3 साल का लॉक इन पीरियड है। अब मान लीजिए आपको कोई भी फंड्स की ज़रूरत पड़ती है 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद, तो आप बाकी किसी फंड से आप पैसा अपना नहीं निकाल पाएंगे। आपको अगर पैसा निकालना है अपना, तो ELSS के अंदर आपका 3 साल बाद भी आपका पैसा निकल सकता है। प्लस डायरेक्टली स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है ELSS की। तो अगर उस पीरियड में आपका जो इन्वेस्टमेंट था उस पीरियड के अंदर अगर मार्केट ने रिटर्न्स अच्छा दे दिया, तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न 3 साल में भी बन सकता है। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि म्यूचुअल फंड इक्विटी के अंदर, जब भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर जाएं, एटलीस्ट 10 साल बिताएं, उसमें आपको रिटर्न्स बनेंगे और बहुत अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। ELSS के अंदर भी मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो अननेसेसरी पैसा मत निकालिए, पड़ा रहने दीजिए। बट अगर आपको ज़रूरत है, आपको 3 साल के बाद निकालना ही निकालना है, तो ELSS एक ऐसा टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है हमारी कंट्री के अंदर जिसमें सबसे कम लॉक इन पीरियड है और आप इससे पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ELSS के बारे में भी अब हमने बात कर ली। तो गाइस अब हम बात करते हैं फोकस्ड फंड की। फोकस्ड फंड होते क्या हैं? फोकस्ड फंड जो होते हैं उनके अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ स्टॉक्स एक फंड मैनेजर बाय करके इन्वेस्टर्स के लिए रखता है और उसके अंदर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। फोकस्ड फंड के अंदर इन्वेस्टर्स को उन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ स्टॉक्स के अंदर ही इन्वेस्टमेंट की जाती है, और ये जो स्टॉक्स होते हैं बहुत हाई रिसर्च स्टॉक्स होते हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ 25-30 स्टॉक ले रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आपको रिटर्न्स भी उस हिसाब से ही आप एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि इन स्टॉक्स को आप ना बढ़ाते हैं ना घटाते हैं, और मैक्सिमम अप टू 30 तक का आई थिंक ले सकते हैं फंड मैनेजर्स। तो इन स्टॉक्स के अंदर जब इन्वेस्टमेंट की जाती है तो ये देख के की जाती है कि हाई रिटर्न हाई ग्रोथ टाइप स्टॉक्स हों, सो दैट जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अच्छा रिटर्न मिल सके। अब इसके अंदर एक इशू भी है कि अगर ये जो पिक्स हैं ये किसी भी रीज़न से काम नहीं करती हैं, तो रिटर्न जो होते हैं वो वेरी कर सकते हैं। देखिए वो हर म्यूचुअल फंड के अंदर हो सकता है कि कहीं पे भी आपने इन्वेस्टमेंट करी तो वो रिटर्न्स आपके वेरी कर सकते हैं, बट फोकस फंड्स जैसे नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि ये फंड काफ़ी फोकस करता है कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टॉक्स पर, और उन्हीं के आसपास अपनी पूरी प्लानिंग एंड रिसर्च पे ये बेस्ड होते हैं। तो फोकस फंड के अंदर ये होता है कि जो ये स्टॉक्स होते हैं इनके ऊपर ही फोकस होता है, इन्हीं के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है, और इन्हीं के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए जो फंड मैनेजर्स हैं वो प्ले करते हैं। तो इनके अंदर भी आप 10 to 15 ईयर्स स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे भी टाइम होराइजन आपका ऐसा ही रहेगा। सो गाइज नेक्स्ट है वैल्यू फंड। इक्विटी के अंदर नेक्स्ट फंड आता है वैल्यू फंड। वैल्यू फंड क्या होता है? वैल्यू फंड एक पर्टिकुलर स्टॉक को एक सर्टेन वैल्यू पे उठाते हैं। अब जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि कुछ जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं एक पर्टिकुलर वैल्यू पे बाय करते हैं, उनकी एक सर्टेन वैल्यू जब आ जाती है, उनकी वैल्यूएशंस जो हम बोलते हैं PE रेशियो और इन सब के अकॉर्डिंग एक वैल्यू पे वो बाय करते हैं, उसके ऊपर नहीं और उसके नीचे नहीं, एक सर्टेन वैल्यू पे उन स्टॉक्स को बाय किया जाता है और उनके अंदर इन्वेस्ट करके रखा जाता है।
तो ये होते हैं वैल्यू फंड्स। वैल्यू फंड्स के अंदर भी आप 10 ईयर्स की इन्वेस्टमेंट या उससे ऊपर की इन्वेस्टमेंट करें तो कोई इशू नहीं है, सब पे 10 ईयर्स प्लस की इन्वेस्टमेंट आपको एडवाइजेबल है यहाँ पर, ठीक है। तो 10 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन आप इनके अंदर भी रख सकते हैं, इनमें भी कोई इशू नहीं है। और गाइस नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है आपका फ्लेक्सी कैप फंड्स। फ्लेक्सी कैप फंड्स क्या होते हैं? फ्लेक्सी कैप फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जिनके अंदर कोई कैपिंग नहीं होती कि वो कितना इन्वेस्टमेंट किस मार्केट कैपिटलाइजेशन के स्टॉक्स के अंदर कर सकते हैं। सपोज़ करिए वो चाहते हैं 40% स्मॉल कैप में करना, 30% मिड में करना, 20% लार्ज में करना, वो किसी भी रेशियो में कर सकते हैं। वो कभी भी किसी भी मार्केट कैप के स्टॉक्स का रेशियो अपने पोर्टफोलियो के अंदर इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। तो फ्लेक्सी कैप फंड्स के अंदर ये जिसे कहते हैं कि एक बेनिफिट भी आप कह सकते हैं कि जो सेक्टर, जो स्टॉक, जो मार्केट कैप के अंदर ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है वो उस तरफ पे अपनी जो इन्वेस्टमेंट की वेटेज है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। यहाँ पे भी आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 15 ईयर्स का अगर रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। लास्ट सब कैटेगरी जो यहाँ पे आपको देखनी है दैट इज़ सेक्टोरल कैटेगरी। जी, सेक्टोरल कैटेगरी क्या होती है? सेक्टोरल कैटेगरी के अंदर एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब मान लीजिए फार्मा है, फार्मा के अंदर ही आपने इन्वेस्टमेंट करके रख दिया। आप एक कॉन्सेंट्रेटेड सेक्टर के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आईटी, फार्मा, इनके ऊपर आप करना चाहते हैं तो सेक्टोरल फंड्स होते हैं। बट अगर देखिए मेरी पर्सनल प्रेफरेंस आप बोलें तो मैं सेक्टोरल फंड्स को अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ। रीज़न क्या है कि देखिए हर सेक्टर जो होता है वो हर बार परफॉर्म नहीं करता है, उसका एक पर्टिकुलर साइकिल होता है जिसके अंदर वो परफॉर्म करता है। कभी कभी वो सेक्टर को परफॉर्म करने में कुछ ज़्यादा ही समय लगता है, कभी कभी तो एक डेकेड लग जाता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इनके अंदर इन्वेस्टमेंट थोड़ा अवॉइड करिए, और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है तो बाकी जितनी मैंने सब कैटेगरीज बताई हैं आप उनमें इन्वेस्ट करिए। बट स्टिल अगर आप करना ही चाहते हैं तो इन्वेस्ट फॉर एटलीस्ट 10 to 12 ईयर्स। अगर आपको रिटर्न देखना है, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। बट माई पर्सनल सजेशन इज़ आई वुड सजेस्ट यू टू अवॉइड सेक्टोरल फंड्स, ठीक है गाइस। सेकंड कैटेगरी होती है डेट फंड्स की। डेट फंड्स जो होते हैं उनके अंदर काफ़ी सारे अलग अलग बॉन्ड्स और जो आपके ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर्स, वो सारे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर फंड मैनेजर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ज़्यादातर इनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स जाती हैं वो सेफ़र साइड की तरफ रहती हैं। उनमें इक्विटी वगैरह का पोर्शन बहुत नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी और ये सब चीज़ें मिलती हैं। इनमें फ्लक्चुएशंस बहुत कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू इक्विटी फंड्स। तो यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप काफ़ी, जिसे कहते हैं ना, स्लो मूविंग आपके म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो ये आप देखकर और समझकर इन्वेस्ट करिएगा कि यहाँ पे आपको इक्विटी वाला वो रोबस्ट पेस ग्रोथ टाइप का नहीं मिलेगा। ये सेफ्टी एंड उन सब चीज़ों के लिए होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारे फंड्स जो आपके हैं इनमें आप लेस देन 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करें तो बेटर है। इनमें ज़्यादा लंबी इन्वेस्टमेंट ना करें। और क्योंकि देखिए सीधी सी चीज़ है, जो डेट फंड्स होते हैं इनका ज़्यादा पर्पज़ ये होता है कि लोगों के पास अगर कोई एक सर्टेन अमाउंट आ गया तो उस अमाउंट को वो एफडी में इन्वेस्ट ना करके इन डेट फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं, सो दैट कि एफडी से कुछ 1 या 2% ज़्यादा रिटर्न उनको मिल जाए, ठीक है। तो ये जो फंड्स होते हैं ये बेसिकली बिजनेसमैन लोग यूज़ करते हैं अपने एक्स्ट्रा फंड्स को पार्क करने के लिए। सैलरीड लोग अपनी एफडी के रिटर्न्स को बीट करने के लिए कभी कभी यूटिलाइज़ कर लेते हैं, या इमरजेंसी फंड बनाने के लिए भी ये फंड्स यूज़ किए जाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि डोंट इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म इन दी स्टॉक्स। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रखनी है, आपको करनी है, गो फॉर इक्विटी स्टॉक्स, क्योंकि वहाँ ग्रोथ अच्छी है, वहाँ पे आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। तो इनकी मैं सब कैटेगरीज बता देता हूँ। इन्वेस्टमेंट होराइजन में पहले आपको बता चुका हूँ, लेस देन 10 ईयर्स, दैट इज़ लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स, मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स, मीडियम ड्यूरेशन फंड्स, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, लो ड्यूरेशन फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स। यहाँ अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन जो आपके हैं इनके अंदर तो 1 डे, 2 डे, 3 डे, 5 डेज, अ वीक, इनके लिए भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये फंड्स भी आप देख सकते हैं, ठीक है। लिक्विड फंड्स, मनी मार्केट फंड, ओवरनाइट फंड, डायनामिक बॉन्ड फंड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड, क्रेडिट रिस्क, और ये फ्लोटर, ये सब बहुत अलग अलग फंड्स हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म गोल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, डोंट इन्वेस्ट इन दीज फंड्स। अगर आप सेफ्टी के लिए करना चाहते हैं, आप अपनी एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करके रखना चाहते हैं और इन सब चीज़ों के लिए करना चाहते हैं तो बेशक इसमें करिए, कोई इशू नहीं है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हैं तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आप मत करिए, क्योंकि देखिए सेफ़ रहेगा लेकिन आपको जो 12%, 15% या 18% का CAGR मिल सकता है
वो आपका 6 to 10 के बीच में मुश्किल से रह जाएगा। तो कोई भी इंसान अगर अपना इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो लो रिटर्न्स के लिए तो आई डोंट थिंक करेगा। बट हाँ, स्पेसिफिक रीज़न अगर आपके हैं, आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है, आपको एफडी को ही सिर्फ बीट करना है, या आपका कोई गोल है जो बहुत शॉर्ट टर्म का है जिसके लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 3 ईयर्स, 5 ईयर्स और 7 ईयर्स, तो उनके लिए ये फंड्स ठीक है, इनमें कोई इशू नहीं, आप इनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने ज़्यादा डिटेल नहीं आपको बताया क्योंकि मैंने आपको टाइम होराइजन सबका एक साथ ही बता दिया है ताकि आपको इशू बाद में ना हो। ठीक है गाइस। सो गाइस, लास्ट कैटेगरी एंड द थर्ड कैटेगरी इज़ हाइब्रिड फंड्स। अब हाइब्रिड फंड्स क्या होते हैं? हाइब्रिड फंड्स जैसे कि नाम से हमें समझ आ रहा है, हाइब्रिड फंड्स इक्विटी प्लस डेट का एक मिक्सचर होते हैं और इसके अंदर कुछ पोर्टफोलियो में इक्विटी ज़्यादा होता है और कुछ में डेट ज़्यादा होता है एज़ पर देयर डिज़ाइनिंग एंड एज़ पर देयर कंस्ट्रक्शन। तो इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट करने के लिए किया जाता है कि जो लोग थोड़े एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं बट उनका जो गोल जो उनका टाइम होराइजन या गोल होराइजन है वो ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा है, तो वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसमें डेट फंड से ज़्यादा रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आएंगे कि नहीं आएंगे देखिए वो इकोनॉमी पे और बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, उस टाइम की जो कंडीशंस इकोनॉमी में प्रिवेल कर रही हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। बट हाँ, डेट फंड्स जो होते हैं उनसे ज़्यादा रिटर्न्स के आप एक्सपेक्टेशंस यहाँ रख सकते हैं क्योंकि इसमें इक्विटी का पोर्शन भी होता है ज़्यादा। तो आप ये देख सकते हैं कि कुछ फंड्स के अंदर एग्रेसिवली इक्विटी का पोर्शन भी मिलता है आपको, तो यहाँ पे आपको रिटर्न्स उस हिसाब से मिल सकते हैं गाइस। तो अब मैं हाइब्रिड फंड्स के जो सब कैटेगरीज हैं मैं उनकी बात कर लेता हूँ यहाँ पे। तो नंबर 1 इज़ एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। अब एग्रेसिव हाइब्रिड फंड के अंदर इक्विटी का पोर्शन ज़्यादा होता है और डेट का पोर्शन कम होता है। जैसा नाम से समझ आ रहा है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, तो यहाँ पे क्या होता है, इक्विटी का पोर्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है और डेट का पोर्शन थोड़ा कम होता है। तो यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर्स एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना चाहते हैं फॉर लेस देन 10 ईयर्स वो कर सकते हैं यहाँ पे इन्वेस्ट। तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स यहाँ काम आएंगे आपको। नंबर 2 इज़ बैलेंस हाइब्रिड फंड। बैलेंस हाइब्रिड फंड जो होता है उसके अंदर थोड़ा पोर्शन जो है इक्विटी का जैसे एग्रेसिव में ज़्यादा था वो कम हो जाता है और डेट के जो बराबर आ जाता है, मतलब अभी लगा लीजिए इक्विवेलेंट आ जाता है ऑलमोस्ट। तो ये होते हैं बैलेंस हाइब्रिड फंड। यहाँ पे भी आप 10 ईयर्स से कम पे कर सकते हैं बट यहाँ पे क्या है, आपको दोनों का बैलेंस मिलेगा, डेट भी ऑलमोस्ट इक्वल लेवल पे मिलेगा एज़ कम्पेयर टू इक्विटी, तो वो साथ साथ चलेंगे दोनों। देन कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। अब जैसे एग्रेसिव में इक्विटी ज़्यादा था, डेट कम था, यहाँ पे रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, आपका डेट ज़्यादा हो जाता है एंड इक्विटी का पोर्शन बहुत कम हो जाता है। तो जो इन्वेस्टर्स थोड़ा सा इक्विटी को भी प्ले करना चाहते हैं बट उनको रिस्क भी रहता है कि भाई मेरा अमाउंट ज़्यादा मतलब फ्लक्चुएट ना हो, तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड उनके लिए है। एंड अगेन लेस देन 10 ईयर्स 7 ईयर्स आप यहाँ खेल सकते हैं, आप इनको देख सकते हैं। देन आता है आपका मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में अलग अलग एसेट क्लासेस होती हैं जिसके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट एक पर्टिकुलर रेशियो के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। इसके अंदर आपको अलग अलग इन्वेस्टमेंट एसेट्स की बास्केट्स में आप इन्वेस्टमेंट करने का आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसके अंदर आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगेन 10 ईयर्स से कम के लिए ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप करिएगा, ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट मत करिएगा क्योंकि हर एसेट क्लास जो होती है वो ज़रूरी नहीं है कि एक टाइम पे रिटर्न दे। हो सकता है 1 या 2 एसेट क्लास चलें बाकी ना चलें, या सिर्फ एक ही एसेट क्लास चले और बाकी सब उस टाइम पे ना परफॉर्म करें, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। बट 10 ईयर्स से ज़्यादा आप मत इन्वेस्ट करिएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका आता है बैलेंस एडवांटेज फंड। ये इस कैटेगरी के सबसे फेमस फंड्स हैं। अगर मैं बात करता हूँ आपके हाइब्रिड जो फंड्स होते हैं इनके अंदर ज़्यादातर लोग बैलेंस एडवांटेज फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और आई थिंक बैलेंस एडवांटेज फंड्स भी जो हैं वो काफ़ी ठीक ठाक रिटर्न्स दे देते हैं। बैलेंस एडवांटेज फंड्स के अंदर ये इशू नहीं है कि कुछ एक ही पोर्शन ज़्यादा होता है। इसके जो आपके बैलेंस एडवांटेज फंड्स होते हैं इनके जो फंड मैनेजर्स होते हैं इनकी अप्रोच थोड़ी सी अलग होती है एज़ कम्पेयर टू बाकी हाइब्रिड फंड्स के, क्योंकि इनको इसके अंदर रिटर्न्स भी आपको देने हैं और आपका रिस्क भी मिटिगेट करना होता है। तो यहाँ पे आप ये लगा लीजिए कि जब उनको दिखता है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ थोड़ी सी बेटर है तो ये यहाँ की तरफ थोड़ा सा टिल्ट कर जाते हैं और अगर उनको लगता है कि हाँ इस टाइम पे रिस्क ज़्यादा है तो थोड़ा डेट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से इनकी शिफ्टिंग और मूवमेंट चलती रहती है। तो बैलेंस एडवांटेज फंड हाइब्रिड फंड्स के अंदर सबसे पॉपुलर, सबसे ज़्यादा चलने वाले हैं। बट आई होप आपको ये यहाँ तक के जितने भी मैंने फंड्स बताए थे आपको क्लियर होंगे। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है कमेंट आप करके मुझे बताइएगा कहाँ डाउट आ रहा है। और बैलेंस एडवांटेज फंड के अंदर भी आप 10 ईयर्स तक की इन्वेस्टमेंट इजीली कर सकते हैं, कोई इशू इसमें भी ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए आपको। ठीक है गाइस, एंड आई होप कि आपके डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए होंगे। और इस फ्राइडे से मैंने आपको बताया है कि क्वार्टरली रिजल्ट एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं हम।
तो हर कंपनी देखिए उसमें कवर नहीं हो पाएगी, मैं ट्राई करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ को उनमें कवर करने का, बट जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मैं कर पाऊँगा मैं करूँगा। और आप उसको प्लीज़ मिस मत करिएगा, क्योंकि वो रिज़ल्ट के एनालिसिस करने में बहुत टाइम जाता है। एंड प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल नोटिफिकेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, गिव इट अ थम्स अप एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर लव्ड वंस, फैमिली मेम्बर्स, योर फ्रेंड्स, बिकॉज सबको इन सब चीज़ों को की नॉलेज हो जाए, यही हमारा प्लान है, यही हमारा मोटो है। स्टे टुगेदर, ग्रो टुगेदर एंड प्रॉस्पर टुगेदर। आई विल मीट यू गाइज इन सम अनदर वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।